Hello student, today we are going to start the second book of business studies that it contains almost according to NCERT it contains 5 chapters, but only you have to study till consumer protection. So four main chapters of this book is financial management, financial marketing and consumer protection. Today we are going to start the first chapter, that is financial management. एज़ यू ऑलरेडी नो, जैसे आप लोग जानते हो कि हम लोग जब उसकी बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हमारे सामने एकदम से उसके फंक्शंस याद आ जाते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। मैं आपको सिंपल शब्दों में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करना है तो आपको मैनेजमेंट के फंक्शंस याद करने पड़ेंगे। मैनेजमेंट के फंक्शंस में सिर्फ आप स्टाफिंग को निकाल दीजिए, उसके जितने भी रिमेनिंग फंक्शंस हैं जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, जब इन सारे फंक्शंस का कंपाइलेशन हम अपने पैसों में लगाते हैं तो वो सिंपल डेफिनेशन हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की होती है। बट इस डेफिनेशन को और डिटेल में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। बेटे, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। आपके पास आइडिया है, आपके पास कंसेप्ट है, आप उसको डालना चाहते हो, तो आप कैसे डालोगे? आपके पास जैसे मान लीजिए अगर आपने एक सिंपल सी यूट्यूब पे वीडियो ही डालनी है तो आपके पास मोबाइल फ़ोन तो होना चाहिए या लैपटॉप तो होना चाहिए या कोई एक ऐसी मॉनेटरी एस्पेक्ट या मॉनेटरी फेवर होना चाहिए जिससे आप वो वीडियो डाल सकें। यही चीज़ होती है कि अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है तो उसके लिए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। तो हम सिंपल में क्या बोलते हैं कि मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़ इज़ नोन एज बिजनेस फाइनेंस। जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है उसको हम बिज़नेस फाइनेंस कहते हैं, और इसी चीज़ का मैनेजमेंट हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीखते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर अकॉर्डिंग टू बुक डेफिनेशन देखें तो क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद ऑप्टिमम प्रिक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फंड। यूसेज ऑफ ऑप्टिमम प्रिक्योरमेंट का मतलब होता है वो डिफरेंट तरीके जिसके कारण हम अपने फाइनेंस को अपने यहाँ ले सकते हैं, अपने यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, हमारे डिफरेंट तरीके जिसके कारण हमारे यहाँ फाइनेंस क्या कहते हैं आता है। हमारे कौन कौन से तरीके हैं जिसके कारण हम यहाँ पर फाइनेंस को ला सकते हैं, प्रिक्योर कर सकते हैं और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वो चीज़ें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। अब इसके बाद अगर इसको और सिंपल डेफिनेशन में अगर हमें पढ़ना होता है तो हम इसको सिर्फ इसमें कह सकते हैं कि इट ऑल्सो इंश्योर अवेबिलिटी ऑफ इनफ फंड वेन एवर रिक्वायर्ड एंड अवॉइडिंग आइडियल फाइनेंस। बेटे, हमारे यहाँ एक हिंदी में कहावत होती है कि तवे पे पड़ी पड़ी रोटी भी ख़राब हो जाती है। अगर एक साइड पे अगर आप रोटी रख दो, तवे पे पड़ी पड़ी वो भी सड़ जाती है। वही चीज़ होती है अगर आपके फाइनेंस में, अगर आपके बिजनेस में पैसा सिर्फ पड़ा हुआ है और उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है तो वो भी पैसा बेकार है। तो इसीलिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे बेसिकली फोकस करते हैं कि हमें वो चीज़ें सीखनी है जिसके कारण हम अपने फाइनेंसेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस को स्टडी करने पे आए तो इसके 5 मेन इम्पोर्टेंस हम पढ़ते हैं। पहला है कि हमारे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल कैसे होंगे कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्यों इम्पोर्टेंट मानते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या डिसाइड कराता है? साइज एंड द कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस में कितने आपको एसेट की ज़रूरत रहती है। अब अगर मान लीजिए आपको मशीनरी की ज़रूरत है, आपका इनिशियल स्टेज मतलब मान लीजिए आपने कोई नई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी है, आपके पास कोई ज़्यादा पैसे हैं नहीं, तो एकदम से तो आप 10 मशीनें तो लगाओगे नहीं। आप सिंपल क्या करोगे? एक मशीन लगाओगे, उसमें से प्रोडक्शन निकालोगे, प्रोडक्शन की सेल को कंसिडर करोगे और उसके बाद आप उस चीज़ को फर्दर करोगे। तो पहला क्या आता है कि द साइज़ एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। कितने फिक्स्ड एसेट हमारे बिजनेस में इस समय हमें रिक्वायर्ड होने चाहिए। दूसरा आता है क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल। बेटे, करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स वो एसेट होते हैं विच इज़ ईजिली अवेलेबल फॉर कैश। ठीक है, अब इसमें स्टॉक हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया, तो ये हमारे ऊपर होता है कि हमें कैश अपने पास कितना रखना है, हमें स्टॉक कितना रखना है, कोई कितने हमें अपने करंट एसेट्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखने की ज़रूरत है।
तीसरा होता है द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज़। हम अगर पैसा अपने पास रखते हैं तो हम उसका ब्रेकअप भी तो करेंगे। हम ऐसे तो हो नहीं सकता कि एकदम से बस पैसा अपने पास रख लिया। अगर आपके फादर इनकम अर्न करते हैं तो सबसे पहले आपके घर में अगर इनकम आती है तो मम्मी भी तो उसमें से सबसे पहले सेविंग करेगी, उसमें से वो कुछ पैसा अपने घर के खर्चे के लिए रखेगी। तो आप उसमें लॉन्ग टर्म्स और शॉर्ट टर्म दोनों ही चीज़ों का असेसमेंट करते हो और यही चीज़ हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीखते हैं। चौथा होता है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट एंड इक्विटी। बेटे जब इस चैप्टर को आप आगे पढ़ते हो तो आपको इसमें ब्रेकअप पता चलेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर को डिवाइड किया जाता है डेब्ट अपॉन इक्विटी पे, ठीक है। डेब्ट और इक्विटी मतलब इक्वल शेयर होल्डर्स और डिबेंचर, मतलब आपको इन दोनों पे इक्वली डिवाइड करना होता है ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस को चला सको। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 1 दिन 2 दिन 4 दिन कितने दिन तक सरवाइव कर लेगी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डेब्ट और इक्विटी की रेशियो में डिवाइड नहीं है तो आपकी लॉन्ग टर्म पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। लास्ट होता है ऑल द आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइक इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस एंड डिवेंचर्स। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी एक प्रॉपर मेंटेनेंस रखना पड़ता है ताकि आप ये देख सको कि आपको कौन सी चीज़ इंटरेस्ट में डालनी है, एक्सपेंसेस पे डालनी है, या आपको मतलब अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं कर सकते, आप ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं कर सकते, आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कर सकते जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हिंडर हो। अब उसके बाद जो बेसिक एम होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा क्यों लगाऊं। आपको ये पता होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई फैक्ट्री वगैरह स्टार्ट करती है वो चाहती है बाहर से मेरे अंदर भाई जैसे अगर मान लीजिए आपके यहाँ कोई खाना खाने आता है तो आपके घर में खाना खाने जैसे आप बर्थडे पार्टी का एग्जांपल ले लीजिए। आप अपने उसी फ्रेंड्स को बर्थडे पार्टी में बुलाएंगे ना जिससे आपको ये पता है कि मेरे फ्रेंड्स बहुत क्लोज़ हैं या मुझे उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है द प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। जिस तरीके से आप अपने बर्थडे पार्टी में उन्हीं ही लोगों को बुलाओगे जिनसे जो आपके बेस्ट फ्रेंड है, जो आपके खास हैं और जिनको ये लगता है कि टाइम बे टाइम मेरा दोस्त मेरे काम आ जाएगा, आप उन्हीं लोगों को अपना दोस्त बनाते हो और उन्हीं लोगों के साथ अपने क्या कहते हैं अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाते हो। उसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी शेयर होल्डर तभी पैसा लगाएगा जब उसको ये पता होगा कि मेरी जो वेल्थ है इसका मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट मुझे यहाँ से मिलेगा। मतलब अगर मैं प्रॉब्लम में होऊंगा तो मेरी दोस्ती मेरे काम आएगी, मेरी फ्रेंडशिप मेरे काम आएगी, तभी मैं इस ऑब्जेक्टिव से इस ऑर्गेनाइजेशन में कूदूँगा। इस ऑब्जेक्टिव को बहुत ही अच्छे ढंग से लिया जा सकता है, बहुत ही उससे लिया जा सकता है। तो बेसिक हमने इसमें थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप यू लाइक इट एंड सी यू सून।